न्यूज ब्रॉट यू बाय प्रवल टीएमटी सरिया एवं एंगल ए प्रोडक्ट ऑफ सासन स्टील प्राइवेट लिमिटेड। आज आप सब लोग यहाँ पर आए हैं, कुछ ऐसे इशू हैं जिनके ऊपर बोलना बड़ा ज़रूरी है। एक तो मैं प्रथम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, अमित शाह जी का, कि उन्होंने और उनकी सरकार ने इस देश के अंदर जो CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो बिल पास किया है उसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई। इस देश के अंदर ऐसे अनेकों लोग जो पड़ोसी देशों से प्रताड़ित हो करके, जिनको धार्मिक आधार के ऊपर प्रताड़ित किया गया, उनके परिवार के लोगों को मारा गया, वो भाग करके देश के अंदर आए। उन लोगों को जहाँ पर शरणार्थी के रूप में रखा जाता था, उनको सिटीजनशिप नहीं दी जाती थी। वो मजबूरी में वहाँ से आए, उनको भगाया गया, उनके धर्म को परिवर्तन करने की कोशिश की गई। लेकिन उन कंट्रियों से आए हुए लोगों को कोई भी अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, घर, मकान, नौकरी, इसका कोई अधिकार नहीं था। तो उसके नाते सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अंदर उनको ये सारे अधिकार दिए गए हैं। वो भी इंसान हैं, उसके नाते उनको जहाँ आश्रय दिया गया, उसके लिए इस बिल के कारण मैं इस केंद्र सरकार के मुखिया और के प्रदेश देश के होम मिनिस्टर को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और जो लोग इस बिल का विरोध कर रहे हैं, उन लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ कि इस देश के अंदर म्यांमार से आकर के, बांग्लादेश से आकर के, अनेकों स्थानों से आकर के अनेकों घुसपैठिए जहाँ पर बैठे हुए हैं, क्या कभी उनको निकालने की बात उन्होंने की? इस देश के अंदर कई लीडर्स आज बोल रहे हैं कि हमारे रोजगार के ऊपर आएंगे, उनको ज़मीन दी जाएगी, उनको मकान दिए जाएंगे। हमारे देश के अंदर पहले लोगों के पास मकान नहीं है। तो इस देश के अंदर हर साल एक नया ऑस्ट्रेलिया पैदा होता है, 2.5 करोड़ लोग पैदा होते हैं हर साल। उन लोगों को जो जनसंख्या बिल है, क्या कभी उसको पास करने की उस नेताओं ने, उन पार्टियों ने उसकी इच्छा की? जब नरेंद्र मोदी जी कॉमन सिविल कोड की बात करते हैं तो लोग ये विरोध करते हैं, जिसके अंदर सबको बराबर बच्चों के अधिकार मिलेगा और बच्चों को कंट्रोल करने की जो बातें होंगी उसके ऊपर की जाएंगी, तो ये विरोध करते हैं। आज एक चोला ओढ़ करके इस देश के कुछ तथाकथित धर्मनिरपेक्ष लोग वोटों के लालच में देश के ऊपर जो लोग आए हुए लोग हैं, रोहिंग्या लोग हैं, जो अन्य घुसपैठिए लोग हैं, दिल्ली से लेकर के गांवों तक वो घुसे हुए हैं, उनकी पहचान इसके माध्यम से हो पाएगी। और जिस समय नरेंद्र मोदी जी NRC लाना चाहते हैं, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजनशिप, उस समय भी ये लोग विरोध करते हैं, क्योंकि उसके माध्यम से आपको बताना पड़ेगा इस देश के अंदर जितनी भी जनता है, 140 करोड़ लोग, कि वो इस देश के नागरिक हैं। और जो नागरिक हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है। मुझे को बताना पड़ेगा तो मैं परिवार रजिस्टर गांव का लूंगा, परिवार रजिस्टर से रिकॉर्ड दूंगा और मैं साबित हो जाऊंगा कि मूल रूप से यहीं का रहने वाला हूँ और मेरे पूर्वज यहाँ के हैं, मेरी जमीन गांव के अंदर है। लेकिन जो अवैध आकर के इस देश के अंदर कब्जाए हुए हैं, झुंगी झोंपड़ियों के अंदर, दिल्ली के बड़े शहरों में या छोटे गांवों के अंदर तक पहुंचे हुए हैं, रोहिंग्या टाइप लोग जो इस देश के अंदर दंगा फसाद भी करते हैं, उन लोगों को फिर इस देश से निकलना पड़ेगा। तो उसके कारण NRC का भी ये लोग विरोध करते हैं। यानी CAA इतना अच्छा बिल है कि बेचारे जो बाहर से गरीब लोग आए हुए हैं, खास करके जो 6 समुदाय इसके अंदर लिए गए हैं, और कई लोग इसको धर्म की दृष्टि से देख रहे हैं। उनके जैसा मंदबुद्धि किसी की नहीं हो सकती है। जिन लोगों की 50 कंट्रीज हैं और उनके साथ कोई भी वितरका उन कंट्री के अंदर नहीं होता है, तो वो लोग क्यों भाग करके जहाँ पर आएंगे? विशेष रूप से जो मुस्लिम भाई हैं, उनके साथ पाकिस्तान में कोई वितरका नहीं होता है। आप लोगों ने अनेकों बार पढ़ा होगा, सिंध के अंदर हिंदुओं की बहू बेटियों को उसके मंडप से, शादी के मंडप से उठा करके ले जाते हैं, और 15-15 साल की लड़की, 20-20 साल की लड़की का एक बड़े बड़े 60-60 साल के लोगों के साथ शादी कर दी जाती है जबरदस्ती। वो लोग अपना धर्म और अपनी बहू बेटियों को बचाने के लिए देश के अंदर आते हैं, तो क्या हम उनको शरण नहीं देंगे क्या? तो इसलिए मैं ये मान के चलता हूँ कि CAA बहुत अच्छा बिल नरेंद्र मोदी जी लाए, और कॉमन सिविल कोड और NRC की भी हम लोग डिमांड करते हैं इस देश के अंदर होना चाहिए। ये देश कोई धर्मशाला नहीं है, कोई भी आए और जहाँ पर बस जाए और जहाँ के सुख साधन संसाधनों को भुगते और बाद में धर्म के आधार के ऊपर दंगे करे इस देश के अंदर। ये किसी को इजाज़त नहीं देनी चाहिए और ना ही होनी चाहिए। और बाकी जो भी चीज़ें हैं वो केंद्र सरकार को करनी चाहिए। और दूसरा विषय जो मैं लेना चाहता हूँ वो हमारे जो प्रदेश की गवर्नमेंट है, प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने
चुनाव लड़ा, उस समय कांग्रेस सरकार ने अनेकों झूठी गारंटियां देकर के लोगों से वोट हथियाया, और वोट हथिया करके जब इन लोगों की गवर्नमेंट ठीक ढंग से नहीं चली, अब फिर से जो एमपी का चुनाव है जिसमें इनको लगता है चारों की चारों सीटें 4-4 लाख वोटों से जो हारने वाले हैं, जैसे सर्वे आ रहे हैं, क्योंकि जो सर्वे देश के अंदर आ रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा वोट परसेंटेज अगर कहीं बीजेपी को पड़ रहा तो हिमाचल प्रदेश में 67%, पिछली बार भी हमें 68% पड़ा था। तो हम लोग लाखों वोटों से जीते थे। शिमला की सीट हमने 3,27,000 से जीती थी, मंडी की सीट हमने 4,05,000 से जीती थी, हमीरपुर की सीट हमने 4 लाख से जीती थी, और कांगड़ा की सीट हम लोगों ने 4,77,000 वोटों से जीती थी। कुल मिला के 16 लाख वोट भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा पड़ा था। आज भी सर्वा वैसा ही आ रहा है, क्योंकि इनकी गवर्नमेंट फेल हो चुकी है। लालच दे करके जो गवर्नमेंट बनाई थी वो बिल्कुल बिखर चुकी है। मंत्री इनके भाग रहे हैं, एमएलए इनके भाग गए हैं, राज्यसभा में वो अपनी पार्टी के पक्ष में वोट ना करके अपनी नाराजगी व्यक्त करते हैं, और उसके कारण आज हिमाचल प्रदेश के अंदर जो सर्वे आ रहा है उससे डर के कारण गवर्नमेंट ने फिर से महिलाओं को पेंशन का शगुफा निकाल दिया, एक फार्म निकाल दिया दोबारा से। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप लोगों ने जो 1 साल पहले फार्म भराया था उसका क्या हुआ? वो फार्म कहाँ है? उस फार्म के ऊपर कांग्रेस के लोगों ने लोगों के नाम भराए, फोन नंबर भराए, और उसके बाद उन लोगों के खाते में पैसे डाले, पैसे डाल करके पैसे बांटे बेईमान लोगों ने, उन लोगों को पैसे बांट करके उन महिलाओं को बरगला करके वोट लिया, जिसके कारण कांग्रेस की गवर्नमेंट आई। आज फिर अपने इनके कार्यकर्ता जगह जगह फार्म लेकर के घूम रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आपने जो पहले फार्म दिया था उस फार्म का क्या हुआ? इसका जवाब मीडिया के ऊपर आकर के मुख्यमंत्री जी से लेकर के कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा तक को जवाब देना चाहिए। कांग्रेस के नेता, पूर्व विधायक, वर्तमान विधायक, मंत्रीगण, इन सबको जवाब देना चाहिए कि वो फार्म कहाँ गया जो उस समय आपने भरा था। और उसके साथ साथ पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर आज अफरा तफरी का माहौल है। हमारे इस क्षेत्र के अंदर स्वां पुल से लेकर के, झलेड़ा से लेकर के संतोषगढ़ बाथू बाथड़ी तक माइनिंग माफिया रात को अपनी जेसीबियां लगा रहा है और ट्रैक्टर लेकर के स्वां के अंदर जा रहा है। मैंने विधानसभा के अंदर भी मुद्दा उठाया कि खनन करने वाले लोग, आज मेरे को जो जानकारी मिली है कि कई लोग जहां से लाल सिंह जी से लेकर के संतोषगढ़ तक स्टोन क्रैशर इस एरिया के अंदर लगाना चाहते हैं, स्वां के अंदर स्टोन क्रैशर लगाना चाहते हैं, उसके कागज बना रहे हैं। और जब वो कोई उनको परमिशन देगा तो उस समय भारतीय जनता पार्टी उनका विरोध करेगी, क्योंकि इस क्षेत्र के अंदर प्रोफेसर प्रेमका धूमल जी ने और बीजेपी की गवर्नमेंट ने जब चैनलाइजेशन किया तो लगभग 2 लाख रुपया लैंड रिक्लेम हुई, जिसमें आज आलू होता है, फसल होती है, लोग मकान बनाना शुरू करे हैं। क्योंकि बाढ़ ऊना तक पहुंच जाती थी पहले, जब लाल सिंह जी से खड बदलती थी तो ऊना तक पानी बचता था, और उसको लैंड को हमने रिक्लेम किया है खेतीबाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन ये लोग, उसमें माफिया के लोग अनेकों गांवों के अंदर जाकर के आज स्टोन क्रैशर लगाने के लिए ये परमिशन लेने की कोशिश कर रहे हैं। इसका भारतीय जनता पार्टी भरपूर विरोध करेगी, क्योंकि अगर फिर से ये सारी बातें, उसमें साइंटिफिक माइनिंग जो चलती है, रेत जैसे उठाया जाता है, तो उसकी गवर्नमेंट को चिंता करनी चाहिए। और उसमें अवैध खनन जो हो रहा है, जिनकी जमीनें तक नहीं है, जिन्होंने लीज तक नहीं कराई है, वो स्वां से लेकर के इस सारे एरिया में संतोषगढ़ तक उसमें अवैध खनन का काम करते हैं। और कांग्रेस पार्टी के वर्तमान जो पदाधिकारी हैं वो लोग जो काम कर रहे हैं, और पुराने कई ऐसे नेता हैं जिनके लोगों ने, परिवार के लोगों ने जेसीबियां खरीद ली, नई पोकलेने खरीद ली। जब वो ठेकेदारी नहीं करना चाहते हैं, मैं प्रशासन से आग्रह करता हूँ कि अगर मान लो किसी के घर के अंदर क्लास 1 ठेकेदार नहीं है, उसके घर में मान लो क्रैशर नहीं है, तो उसने पोकलेन किस लिए रखी है, उसने जेसीबी किस लिए रखी है, उसने नए टिप्पर फतेहपुर नंगड़ा एरिया में किसके लिए खरीदे जा रहे हैं। इनके पदाधिकारी लोग लोगों के साथ मारपीट कर रहे हैं और लोगों के ऊपर केस बना रहे हैं जबरदस्ती। और माफिया लोग जब हावी हुआ तो ईमानदार लोगों ने, इनके लोगों ने पार्टी छोड़नी शुरू की, इनके लोग बाहर चले गए पार्टी से, और भी बहुत लोग बाहर जाना चाहते हैं। आप लोग देखते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स कांग्रेस के लोगों की आ रही हैं, वो लोग दुखी हैं। तो इसलिए मेरा जो मानना है कि जहां CAA बहुत अच्छा बिल आया है, वहीं पर कांग्रेस सरकार बिखरी हुई है। नई वोटें एमपी के इलेक्शन में लेने के लिए फिर से फार्म लेकर के घर घर की और दर दर की ठोकरें दिखा रहे हैं। और हम लोग भी अभी कंपेन शुरू करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे कि इनसे पहले, पिछले 1 साल पहले भरे हुए फार्मों का हिसाब किताब लो, और लगभग जितनी पेंशन 1.25 साल की बनती है पहले महिलाओं के खाते में वो डालो 18 साल से 80 साल के ऊपर। उसके बाद आप नए फार्म जो लेकर के आए हैं उसके बाद ये फार्म भराने की चिंता करो। तो ये सारी बातें बिल्कुल गवर्नमेंट की पोल खोलती हैं।
डरा हुआ सत्ता पक्ष है, घबराया हुआ सत्ता पक्ष है, उल्टे सीधे हथकंडे अपनाने के लिए सत्ता पक्ष फिर से आगे बढ़ रहा है, तो उसको हम लोग नेस्तनाबूद करेंगे और चारों की चारों सीटें भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में जीत करके जाएगी। और अगले कल अनुराग ठाकुर जी ऊना से 9वीं ट्रेन हमारे इंदौर के लिए चला रहे हैं, मध्य प्रदेश के लिए चला रहे हैं, जो हमारे धार्मिक तीर्थ उज्जैन से होकर के जाएगी। अगले कल 1 बजे मेरा सब कार्यकर्ताओं से, ऊना निवासियों से आग्रह है कि हमारे लिए एक बहुत बड़ा तोहफा नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट ने अनुराग जी के माध्यम से प्रयासों से मिला है, उसके उद्घाटन के मौके के चश्मदीद गवाह बने। कल 1 बजे ऊना रेलवे स्टेशन के ऊपर पहुंचे। प्रबल TMT सरिया तुहाडे भरोसे दा प्रतीक जर्मन टेक्नोलॉजी दे नाल बनिया नॉर्थ इंडिया दा नंबर 1 सरिया, अ प्रोडक्ट ऑफ साल्सन स्टील्स।